नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछले 25 सालों में देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी गहरे हुए हैं लगातार, लेकिन 2025 के मध्य में, मतलब अभी हाल में, व्यापार को लेकर अचानक से एक बड़ा टकराव सा खड़ा हो गया है। आज हम इसी मुद्दे की तह में जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा मोड़ आया है जिसने कई लोगों को, मैं कहूँगा, चौंका दिया है। हमारे पास देखिए मिंट है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, एसोसिएटेड प्रेस, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई स्रोतों से जानकारी है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टैरिफ आखिर लगे क्यों, इनका असर क्या हो रहा है और ये पूरी स्थिति किस दिशा में जा सकती है। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि इस पूरी थोड़ी उलझी हुई पहेली के टुकड़ों को जोड़ा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस आग को भड़काया। अप्रैल 2025 की बात है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभल ही रही थी, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। सही कहा आपने। ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार उन्होंने लगभग सभी व्यापारिक भागीदारों पर पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। देखिए, ये विचार एकदम नया नहीं था। ट्रंप प्रशासन पहले भी इसकी बात करता रहा है। मतलब सीधा सा हिसाब कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। लेकिन इस घोषणा ने वैश्विक व्यापार में अचानक एक अनिश्चितता सी पैदा कर दी। अच्छा, और फिर जुलाई के अंत में निशाना सीधे भारत पर साधा गया। हाँ बिल्कुल, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और मिंट वो यही बताते हैं कि 31 जुलाई को भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ की घोषणा हुई और ये 7 अगस्त से लागू होना था। कारण क्या बताया गया? भारत पर दबाव डालना कि वो अमेरिकी कृषि, डेयरी उत्पाद, मेडिकल उपकरण और डिजिटल सेवाओं के लिए अपना बाजार खोले। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना, रूस से तेल खरीदने का भी मामला था। हाँ, वो एच आर्या इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसके तुरंत बाद भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर एक और धमकी आ गई कि अतिरिक्त 25% टैरिफ और लगा देंगे। वाह। ये 27 अगस्त से लागू हो सकता था। बाप रे। ये थोड़ा आप कह सकती हैं पेचीदा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो अमेरिका एक तरह से खुद चाहता था कि भारत रूसी तेल खरीदे ताकि वैश्विक कीमतें स्थिर रहें। अब अचानक रुख बदल गया। बाप रे। तो कुल मिला के कितना हो गया फिर? 25% और फिर 25%? हाँ देखिए, 6 अगस्त को मिंट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग मतलब DHS उसने एक कार्यकारी आदेश के तहत भारत पर कुल 50% टैरिफ की पुष्टि कर दी। वाह। तो अचानक भारत ब्राजील के साथ दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिन पर अमेरिका सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, 50%। अच्छा, इस दौरान पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? इसे लेकर भी कुछ खबरें आई थीं, कुछ अपुष्ट सी। हाँ, एक दो खबरें आईं। अमर उजाला ने एक जर्मन अखबार का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट छापी थी। हालांकि वो अपुष्ट थी कि कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही थीं। रिपोर्ट में दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। शायद वो व्यापार और तेल पर दबाव का विरोध कर रहे थे। पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो आखिरी पुष्टि हुई कॉल थी वो 17 जून को हुई थी और वो कॉल भी कथित तौर पर काफी तनावपूर्ण रही थी। तो ये सब हो क्यों रहा है? अमेरिका इन टैरिफ के पीछे असल में तर्क क्या दे रहा है? क्या ये सिर्फ व्यापार घाटा कम करने की बात है या कुछ और भी है? देखिए, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का विश्लेषण अगर देखें तो वो बताता है कि तर्क थोड़ा गहरा है। प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहा है। खासकर एक कानून है, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962, उसकी धारा 232 का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को बहुत फैला दिया गया है, LRG कर दिया गया है। इसमें सिर्फ पारंपरिक रक्षा जरूरतें ही नहीं बल्कि देश का जो औद्योगिक आधार है और जो इनोवेशन की क्षमता है उसको भी शामिल कर लिया गया है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर किसी उद्योग को, मान लीजिए स्टील या एल्यूमिनियम, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मान लिया तो उस पर आयात शुल्क लगा सकते हैं, भले वो सीधे तौर पर हथियार बनाने में इस्तेमाल ना हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोच ये पिछले प्रशासनों से काफी अलग है। पहले क्या होता था कि मित्र देशों के साथ मिलके सप्लाई चेन बनाने पर जोर रहता था। आपका नजरिया यह है कि किसी भी चीज के लिए मित्र देशों पर भी निर्भर रहना वो भी एक तरह का जोखिम है। ये एक ज्यादा राष्ट्रवादी या कह लें अमेरिका फर्स्ट वाला दृष्टिकोण है। लेकिन इस तर्क की आलोचना भी तो जोरों पर है। मैंने पढ़ा था केटो इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने का तरीका और तर्क दोनों में ही खामियां हैं। हाँ बिल्कुल। और ये आलोचना केटो का एक मुख्य बिंदु यह है कि टैरिफ को VAT या GST जैसे जो उपभोग कर होते हैं उनसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए।
वीएटी क्या है? वो सीमा पर एडजस्ट होते हैं, पारदर्शी होते हैं और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगते हैं। टैरिफ क्या है? ये सिर्फ आयात पर लगते हैं। ये भेदभाव करते हैं और घरेलू उत्पादकों को एक तरह से अनुचित लाभ देकर अर्थव्यवस्था में विकृतियां पैदा करते हैं। उन्होंने कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण भी दिए थे कि कैसे कंपनियां इन टैरिफ से बचने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाती हैं, जिससे असल में लागत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। जैसे डेल्टा एयरलाइंस का था कि वो विमानों से इंजन निकालकर अलग से आयात करते थे, या फोर्ड का था कि वो कार्गो वैन में अस्थायी सीटें लगाकर उन्हें कम टैरिफ वाली पैसेंजर वैन बताकर लाते थे और फिर अमेरिका में वो सीटें हटा देते थे। ये सब क्या दिखाता है? कि टैरिफ असल में अक्षमता पैदा करते हैं, एफिशिएंसी घटाते हैं। केटो ने एक और विरोधाभास की ओर भी इशारा किया था ना, ये दावा कि टैरिफ से सरकारी खजाना भी भरेगा, जिसके लिए तो आयात ज्यादा होना चाहिए, और घरेलू नौकरियां भी बढ़ेंगी, जिसके लिए आयात कम होना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो उल्टा है। हाँ, ये एक बुनियादी आर्थिक तर्क है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। आप एक ही नीति से आयात बढ़ाकर राजस्व भी कमा लें और आयात घटाकर नौकरियां भी बढ़ा लें, ये दोनों एक साथ हासिल करना तो मतलब तार्किक रूप से संभव नहीं लगता। कहीं ना कहीं तो विरोधाभास है ही। जाहिर सी बात है। और इन कदमों का असर सिर्फ अमेरिका और भारत तक तो सीमित नहीं रहने वाला। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव दिख रहा है? हाँ, वो तो दिखना शुरू हो गया है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने तो अप्रैल में ही चेतावनी दे दी थी कि इस तरह के जो एक तरफा टैरिफ हैं, ये वैश्विक व्यापार को बाधित करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल-पुथल मचाएंगे और मंदी का खतरा बढ़ाएंगे। और अब हम वैसा ही होता देख रहे हैं। ये जो नीतिगत अनिश्चितता है ना, पॉलिसी अनसर्टनिटी, इसने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया है। अच्छा, और अलग-अलग क्षेत्रों पर असर कैसा है? क्या सभी देश एक जैसे प्रभावित हो रहे हैं या कुछ ज्यादा, कुछ कम? नहीं, असर अलग अलग है बिल्कुल। ब्रुकिंग्स के विश्लेषण के मुताबिक यूरोजोन में एक तरह की दोहरी गति दिख रही है। जो कोर अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, वो धीमी पड़ रही हैं, जबकि इटली, स्पेन जैसी जो परिधि की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी बेहतर स्थिति में है शायद। जापान और यूके की हालत तो खैर नाजुक ही बनी हुई है। और चीन? वो तो पहले से ही अमेरिका के साथ एक बड़े ट्रेड वॉर में फंसा हुआ था, उस पे क्या असर है? चीन पर तो दबाव और बढ़ गया है। उसकी अपनी घरेलू मांग कमजोर है, डिफ्लेशन यानी कीमतों में गिरावट का खतरा मंडरा रहा है, और अब ये नए टैरिफ उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। वो जवाबी कार्रवाई तो कर रहा है, पर उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी चिंता चीन की जो अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता है, मतलब जरूरत से ज्यादा उत्पादन, उसको खपाने के लिए उसे निर्यात बाजारों की सख्त जरूरत है। उभरते बाजारों का क्या हाल है, जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? मिला जुला असर है। ब्राजील में कुछ समय पहले उपभोक्ता खर्च बढ़ा था, लेकिन अब वहां महंगाई बढ़ रही है और फिस्कल स्थिति, मतलब सरकारी खजाने की हालत, चिंताजनक है। दक्षिण अफ्रीका तो संघर्ष ही कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, जो निर्यात पर बहुत निर्भर हैं और चीन की सप्लाई चेन का भी हिस्सा हैं, उन पर तो दोहरी मार पड़ रही है। एक तो अमेरिकी टैरिफ की और दूसरी चीन से आने वाले सस्ते माल की बाढ़ की, और जो कमाए वाले देश हैं उन पर कर्ज का बोझ और बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि संरक्षणवाद बढ़ रहा है और वैश्विक व्यापार जैसे छोटे छोटे गुटों में बढ़ता दिख रहा है। अब वापस भारत पर आते हैं। अप्रैल में जब ये शुरू हुआ था, तब तो लग रहा था कि भारत शायद इन वैश्विक झटकों से कुछ हद तक बच जाएगा। अपनी मजबूत घरेलू मांग थी, सर्विस सेक्टर था, लेकिन अब 50% टैरिफ के बाद तो तस्वीर यकीनन बदल गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा बदल गई है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और इंडियन एक्सप्रेस के जो आकलन हैं, उनके अनुसार अब अमेरिका को जो भारत का कुल निर्यात होता है, उसका 55% से ज्यादा हिस्सा इन टैरिफ की चपेट में आ गया है। और अनुमान यह है कि 2025-26 में भारत के व्यापार में 40% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। 40%? बाप रे। कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कुछ अंदाजा है? हाँ, मिंट की रिपोर्ट अगर देखें तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न और आभूषण, श्रिम्प यानी झींगा, और फर्नीचर जैसे जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, मतलब जिनमें ज्यादा लोग काम करते हैं, वो बुरी तरह प्रभावित हैं। और इसका सीधा फायदा किसको मिल रहा है? वियतनाम, बांग्लादेश जैसे भारत के जो प्रतिस्पर्धी देश हैं उनको, क्योंकि उनके सामान पर ये टैरिफ नहीं है। अनुमान ये भी है कि इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर कम से कम आधा प्रतिशत यानी 0.5% की नकारात्मक चोट पड़ सकती है, शायद उससे ज्यादा भी। उफ, तो भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है इन सब पर? क्या वो दबाव में आ रहा है, बाजार खोलने को तैयार है? देखिए,
आधिकारिक तौर पर तो भारत ने इन टैरिफ्स को अनुचित और अन्यायपूर्ण कहा है, कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये स्पष्ट किया है कि किसानों और डेयरी जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार पूरी तरह खोलने का विरोध अभी भी जारी है। और वो रूसी तेल वाला मुद्दा, वो कैसे सुलझेगा? वो भी तो टैरिफ से जुड़ गया है। हाँ, वो एक बड़ी अड़चन है। भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखे हुए है। टेक्स्टबुक जैसी साइट्स पर अगर आप देखें तो इसके पीछे के जटिल इतिहास का विश्लेषण मिलता है। भारत का तर्क ये है कि पहले तो अमेरिका ने ही इसे एक तरह से प्रोत्साहित किया था। अब इस मुद्दे को टैरिफ से जोड़ना भारत को जाहिर है नागवार गुजरा है। और अंदर खाने भारत में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है भी, खासकर तब जब वो व्यापार को इस तरह हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो चिंता की बात है। तो क्या कोई बातचीत या समाधान की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से? कोशिशें तो चल रही हैं पर्दे के पीछे। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होनी है। उस दौरान मोदी और ट्रंप की मुलाकात की योजना है। उम्मीद है कि वहां ये मुद्दा उठेगा। कुछ अपुष्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद भारत रूसी तेल का आयात थोड़ा कम करके अमेरिकी ऊर्जा का आयात बढ़ाने पर विचार कर सकता है, एक संभावित समझौते के तहत। लेकिन अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है, चलिए अब जरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ट्रंप प्रशासन तो अक्सर दावा करता है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, सब चंगा सी। क्या ये टैरिफ उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे? देखिए, दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग दिख रही है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस और एसोसिएटेड प्रेस के विश्लेषण देखें, कई संकेत चिंताजनक हैं। शेयर बाजार को ही ले लीजिए। नैस्डैक शायद कुछ बड़ी टेक कंपनियों की वजह से ऊपर दिख रहा हो, लेकिन S&P 500 और डाउ जोन्स जैसे जो ज्यादा व्यापक सूचकांक हैं, वो कमजोर हैं। खासकर वो इंडेक्स जो गैर जरूरी चीजों पर उपभोक्ता खर्च को दर्शाता है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, वो नीचे जा रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। और महंगाई का क्या? टैरिफ लगने से तो मतलब आयातित सामान महंगा होगा ही ना? बिल्कुल, और वही हो रहा है। PCE इंडेक्स, जिसे फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक महंगाई मापने के लिए मुख्य रूप से देखता है, वो लगातार बढ़ रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि थोक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, जो फैक्ट्री गेट पर कीमतों को मापता है, वो जुलाई में तेजी से बढ़ा। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ये टैरिफ का सीधा असर दिख रहा है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करने से कतराएगा, है ना? अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए जो वो कर सकता था। एकदम सही। फेड मिनट्स जो हैं, उनकी बैठकों का जो ब्यौरा आता है, उनसे ये साफ पता चलता है कि वो टैरिफ से बढ़ने वाली महंगाई को लेकर चिंतित हैं। और ऊंची ब्याज दरें क्या करती हैं? वो आर्थिक विकास को धीमा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी अमेरिका की 2025 और 2026 की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। स्टैगफ्लेशन का खतरा, यानी धीमी वृद्धि और साथ में ऊंची महंगाई, ये अब वास्तविक लग रहा है। रोजगार के बारे में क्या लेबर मार्केट वाकई उतना मजबूत है जितना बताया जाता है? AP न्यूज की रिपोर्ट अगर देखें तो लेबर मार्केट में भी नरमी के संकेत हैं। जुलाई में उम्मीद से कम नौकरियां जुड़ी। पिछले महीनों के आंकड़ों को भी घटाकर संशोधित किया गया। बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी है, ज्यादा लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं मजबूरी में, और नौकरी छोड़ने वालों की संख्या कम हुई है। ये सब क्या दिखाते हैं? कि बाजार में आत्मविश्वास कम हो रहा है। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन ने रोजगार के आंकड़े जारी करने वाली एजेंसी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, उसके प्रमुख को भी हटा दिया। ओहो, यानी उपभोक्ताओं का भरोसा भी कम हो रहा होगा इन सब चीजों से। हाँ, बिल्कुल। अगस्त में उपभोक्ता विश्वास गिरा है। लोगों को नौकरियों की चिंता है, टैरिफ के कारण बढ़ती कीमतों की चिंता है, मंदी की आशंकाएं बढ़ रही हैं, और लोग कार या घर जैसी बड़ी खरीदारी टाल रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितता मापने वाले जो सूचकांक हैं, वो भी ऊपर गए हैं। और फेड की एक बेज बुक आती है जो पूरे देश से व्यवसायों का फीडबैक लेती है, वो भी इन्हीं चिंताओं की पुष्टि कर रही है। तो कुल मिलाकर इन टैरिफ की कीमत असल में चुका कौन रहा है? सरकार, कंपनियां या आम अमेरिकी लोग? ज्यादातर विश्लेषण तो यही कहते हैं कि अंततः बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर ही पड़ रहा है। टैरिफ एक तरह का टैक्सी तो है। इससे न सिर्फ आयातित सामान महंगा होता है, बल्कि जो घरेलू कंपनियां हैं उनको भी कीमतें बढ़ाने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, या फिर उनके अपने इनपुट्स जैसे स्टील या एल्यूमिनियम वो महंगे हो जाते हैं। जैसा कि ऑटो सेक्टर के उदाहरण से पता चलता है, जिसके बारे में बात हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। केटो ने अनुमान लगाया था कि ऑटो टैरिफ अगर लगते हैं तो गाड़ियों की कीमतें हजारों डॉलर बढ़ सकती हैं।
और उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी कम हो जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो पहले स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ लगाए गए थे, उनसे भी, जैसा CFR बताता है, बिजली के ट्रांसफार्मर जैसे जरूरी उपकरण महंगे हो गए, जो कि खुद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने अहम है। तो ये तर्क भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। अमेरिका के जो रणनीतिक रिश्ते हैं जो इतने सालों में बने हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है? ये रिश्ता तो सिर्फ व्यापार का नहीं है ना? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कार्नेगी एंडाउमेंट और CFR जैसे जो बड़े थिंक टैंक है, वो यही चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो व्यापारिक तनाव है, ये पिछले 25 सालों में बनी रणनीतिक साझेदारी को कमजोर कर सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन व्यापार को और जो इंडो पैसिफिक रणनीति है, उसको शायद अलग अलग खानों में रखकर देख रहा है। लेकिन भारत के लिए इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। जब सारा ध्यान व्यापारिक झगड़ों पर चला जाता है, तो जो साझा चुनौतियां हैं, जैसे चीन का बढ़ता प्रभाव, उनसे निपटने के प्रयासों पर असर पड़ता है। ये कूटनीतिक नुकसान है। लेकिन क्या ये रिश्ता इतना नाजुक है कि सिर्फ व्यापारिक मतभेद से टूट जाए? टेक्स्ट बुक और ध्येय IAS जैसे स्रोतों के विश्लेषण तो ये भी बताते हैं कि ये संबंध काफी गहरे और विविध हैं। व्यापार सिर्फ एक पहलू है। आतंकवाद का मुकाबला है, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, लोगों के बीच संपर्क, इन सब क्षेत्रों में सहयोग बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। और व्यापार को लेकर मतभेद कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी रहे हैं। अमेरिका हमेशा से ज्यादा बाजार पहुंच चाहता है और भारत अपने किसानों और कुछ उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है। ये एक संरचनात्मक असहमति है जो चलती रहती है। इन असहमतियों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के महत्व को समझते आए हैं। सवाल अब यह है कि क्या मौजूदा तनाव इस समझ को डिगा देगा? क्या ये कुछ ज्यादा गंभीर है? तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही उलझी हुई जटिल स्थिति है। अमेरिका पारस्परिक टैरिफ और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहा है, लेकिन इन तर्कों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन टैरिफ्स का असर वैश्विक व्यापार, भारत पर और खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक दिख रहा है। हाँ, हमने देखा कैसे कुछ ही महीनों में भारत पर टैरिफ 50% तक पहुंच गए। हमने अमेरिकी प्रशासन के तर्कों को समझने की कोशिश की और उनकी आलोचनाओं को भी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, खासकर चीन और दूसरे उभरते बाजारों पर जो असर पड़ रहा है उसको देखा, और भारत पर इसके गंभीर आर्थिक परिणामों और उसकी जो सधी हुई लेकिन मजबूत प्रतिक्रिया है, उस पर भी गौर किया। और ये भी साफ हुआ कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद अंदर से उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी बताई जा रही है। महंगाई है, धीमी वृद्धि का डर है, कमजोर होता श्रम बाजार और गिरता उपभोक्ता विश्वास, ये सब चिंता के विषय तो हैं ही। और इन सब के ऊपर ये टैरिफ भारत अमेरिका के बड़े रणनीतिक खेल पर भी असर डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहां रुककर शायद सोचने वाली बात यह है, एक बड़ा सवाल जो उभरता है, क्या ये टैरिफ सिर्फ एक तात्कालिक व्यापारिक विवाद हैं जो शायद बातचीत से सुलझ जाएंगे, या फिर ये वैश्विक व्यापार के नियमों में और अमेरिका की अपनी प्राथमिकताओं में किसी गहरे बदलाव का संकेत है, एक नए ट्रेंड की शुरुआत जिसका असर शायद लंबे समय तक रहेगा? और भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब है? ये जो अनिश्चितता का माहौल बन रहा है और व्यापारिक गुटबंदी की जो बातें हो रही हैं, इस नए दौर में वो अपने हितों की रक्षा कैसे करेंगे? ये वो सवाल हैं जो शायद आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होते जाएंगे। इस गहन विश्लेषण में आज शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।